हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के एनसोल पेपर 2025 के सेट नंबर 2 पेपर कोड 347 केबी के पार्ट 1 को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियोस में हमने एनसोल पेपर 2025 के सेट नंबर 1 पेपर कोड 347 के को कराया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां से जाकर जरूर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, क्लास 12 केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो बिल्कुल फिक्स होता है, और जब हमारा सिलेबस फिक्स है तो हमारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम करना है आपको अपना केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। यानी कि चैप्टर 1 से चैप्टर 10 तक आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको तैयार कर लेना है। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है वो तैयार कर लेना है। दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा आपको सिर्फ पिछले 5 वर्षों में आए हुए क्वेश्चंस को तैयार कर लेना है, क्योंकि जब हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस फिक्स है तो हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं ये बिल्कुल रिपीट होते हैं। तो देखिए, मैं आपको सलाह देती हूँ, आपको 2019 से 2025 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं ये तैयार कर लेना है। और देखिए, आपके लिए एक बहुत अच्छी बात है कि देखिए, हर बार क्या होता है, हर बार 7 पेपर सेट बनते हैं जो कि हर जिले के अलग अलग होते हैं। यानी कि बात करें 2025 के पेपर से आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, और देखिए वो क्वेश्चंस होंगे जो कि बोर्ड एग्जामिनर वाले टीचर्स ने बनाए हुए हैं। तो देखिए, यही क्वेश्चंस आने के 99% चांस है। और फ्रेंड्स, जो टॉपर होते हैं वो यही ट्रिक अपनाते हैं, पहले तो अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं, उसके बाद बस अनसोल्ड पेपर लगाते हैं। यानी कि पिछले 5 वर्षों में आए हुए क्वेश्चंस को लगाते हैं, तब उनके पूरे में से पूरे मार्क्स आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो देखिए, यानी कि बहुविकल्पीय उत्तर प्रश्न है। ये कितने मार्क्स का पूछा जाता है, ये पूछा जाता है 6 मार्क्स का, जो कि देखिए हर क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स के, 1-1 मार्क्स के हैं। तो मैं आपको आंसर पेपर में दिखाती हूँ कि आज की वीडियो में हम कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए, आज की वीडियो में हम पेपर कोड 347 केबी के क्वेश्चन नंबर 1 की का पार्ट, खा पार्ट, ग पार्ट, घ ड पार्ट को करने वाले हैं। और अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, जो कि 6 मार्क्स का पूछा जाता है। तो देखिए, का क्वेश्चन है, एक विलयन में विलय की सांद्रता 3.5 ppm है, इसे निम्नलिखित में किसके द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए है 3.5 ग्राम प्रति लीटर, ऑप्शन नंबर बी है 3.5 मोल प्रति लीटर, ऑप्शन नंबर सी है 3.5 मिलीग्राम प्रति लीटर, और ऑप्शन नंबर डी है 3.5 मोल प्रति किलोग्राम। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, एक बात और, कल रवि कुमार जी की कमेंट आई थी, उन्होंने बोला था कि वो राजस्थान बोर्ड से हैं, तो क्या वो ये वीडियोस देख सकते हैं। तो हाँ रवि कुमार जी, आप ये वीडियोस जरूर देख सकते हैं, क्योंकि देखिए, ये जो हमारे क्लास 12 केमिस्ट्री का जो बुक है वो है एनसीईआरटी की बुक। और एनसीईआरटी की बुक चाहे बिहार बोर्ड बोल दे, राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड, यानी कि सभी बोर्ड में हमारी एनसीईआरटी की बुक ही लगती है। तो देखिए, अगर आप ये क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि देखिए, जो क्वेश्चंस है ये हमारी एनसीईआरटी की बुक से ही उठाए हुए क्वेश्चंस है। और देखिए, चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, लेकिन ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। और तो देखिए, आपको क्या करना है, आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से तैयार कर लेना है, और बाकी आपको अपने स्टेट का प्रीवियस ईयर पेपर भी देखना है, यानी कि आपका पैटर्न या एग्जाम का पैटर्न कैसा है, आपको वो भी देखना है। तो देखिए, यहाँ पर देखिए बोला गया है, एक विलयन में विलय की सांद्रता 3.5 ppm है, तो इसे निम्नलिखित में किसके द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। तो देखिए, बात करें पीपीएम की, तो देखिए पीपीएम यानी कि पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, पीपीएम की फुल फॉर्म होती है पार्ट्स पर मिलियन। तो यहाँ पर बोला गया है कि एक विलयन में विलय की सांद्रता 3.5 ppm है, इसे निम्नलिखित में किसके द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। 3.5 ग्राम प्रति लीटर में, या 3.5 मोल प्रति लीटर में, या 3.5 मिलीग्राम प्रति लीटर में, या 3.5 मोल प्रति किलोग्राम में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3.5 मिलीग्राम प्रति लीटर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, आप नोट करके लिखना ये कैसे सही होगा। और देखिए, पीपीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, पीपीएम की फुल फॉर्म होती है पार्ट्स पर मिलियन। तो देखिए, नोट करके मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया, आप भी अपने नोट्स में लिखना। देखिए, एक विलयन में विलय की सांद्रता, जिसे 3.5 ppm कहा जाता है, को 3.5 मिलीग्राम प्रति लीटर या 3500 भाग प्रति अरब, यानी कि पीपीबी के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो देखिए, आपको ये बात याद रखनी है कि एक विलयन में विलय की सांद्रता, जिसे 3.5 ppm कहा जाता है, को 3.5 मिलीग्राम प्रति लीटर, यानी कि आपको ध्यान रखना है इसमें क्या है, इसमें 3.5 मिलीग्राम प्रति लीटर या 3500 भाग प्रति अरब, यानी कि पीपीबी के रूप में व्यक्त किया जाता है।
तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 3.5 मिलीग्राम प्रति लीटर। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और देखिए फ्रेंड्स, एक बात और, जैसे पानी की गुणवत्ता के संदर्भ में हम बता दें, 1 ppm लगभग क्या होता है, 1 मिलीग्राम प्रति लीटर के बराबर माना जाता है। इसलिए 3.5 ppm का मतलब क्या होगा, 3.5 ppm का मतलब होगा 3.5 मिलीग्राम प्रति लीटर। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है एमएन की अति सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है +2 + 4, ऑप्शन नंबर बी है +2 + 5, ऑप्शन नंबर सी है हमारा +2 + 6, और बात करें ऑप्शन नंबर डी की, ऑप्शन नंबर डी है +2 + 7। तो आप कमेंट करके बताइए कि एमएन की अति सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है +2 + 4, +2 + 5, +2 + 6, +2 + 7। तो आपको ख का ए बी सी या डी कौन सा सही है ये आपको कमेंट करके बताना है। और फ्रेंड्स, आप अपना नाम और आप कहाँ से है ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे क्या होगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि कहाँ तक हमारी वीडियो पहुंच पा रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, बात करें एमएन की, तो एमएन की अति सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं कौन कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है। तो देखिए सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं कौन कौन सी है, +2 + 4 + 6 + 7। देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन है यानी कि बहुविकल्पीय उत्तरीय क्वेश्चन है, ये आपको बिल्कुल डिटेल में बताए हैं। यानी कि हर जो ऑप्शन है ये मैंने बताए हैं कि देखिए सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं कौन कौन सी है और अति सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं कौन सी है और सबसे स्थिर ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी है। क्योंकि देखिए इस बार तो आपसे एमएन की अति सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं पूछा गया था, क्या पता अगली बार आपसे पूछा गया है कि सबसे स्थिर ऑक्सीकरण अवस्थाएं कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए। इसलिए देखिए ये जो पॉइंट्स है इन पॉइंट्स को आपको नोट डाउन कर लेना है और आपको इनका मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। तो देखिए बात करें सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है, तो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, +2 + 4 + 6 और +7। कौन कौन सी होती है फ्रेंड्स, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं +2 + 4 + 6 +7। और सबसे अति सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, ये होती है 2 +2 और +7। और बात करें सबसे स्थिर ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी है, तो ये हमारी +2। यानी कि आपको ये तीनों बातें अच्छे से याद रखनी है कि सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं +2 + 4 + 6 +7, और सबसे अति सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं कौन कौन सी है, +2 और +7, और सबसे स्थिर ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, +2 है। यानी कि हमारा ख का कौन सा सही हो जाएगा, ए बी सी या डी। यहाँ पे बोला गया एमएन की अति सामान्य, तो देखिए सबसे यानी कि अति सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है किसकी सही है, तो ये सही है हमारे डी ऑप्शन की। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि +2 और +7। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, तो देखिए ग है हमारा CuCN की 4 ब्रैकेट में 3- आयन में Cu की उपसहसंयोजन संख्या है। तो आप कमेंट करके बताइए कि इसकी आयन में Cu की उपसहसंयोजन संख्या क्या है, 2 है, 3 है, 4 है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हम इसमें Cu की उपसहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या को कैसे बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कौन सा लिगेंड दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर जो लिगेंड दे रखा है वो लिगेंड है Cn, और Cu क्या है, Cu यहाँ पर केंद्रीय धातु आयन है। तो देखिए लिगेंड क्या दिया गया है, लिगेंड दिया गया है Cn, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइनो। और Cn क्या है, Cn हमारा एक दंतु लिगेंड है। क्या है यहाँ पर जो Cn है वो क्या है, Cn हमारा एक दंती लिगेंड है, एक दंती लिगेंड है। यानी कि देखिए इसकी जो उपसंयोजन संख्या क्या होगी, 1, और Cn के साथ कितने 4, तो 1 × 4, यानी कि इसकी उपसंयोजन संख्या कितनी आ जाएगी, 4। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है वोल्फ किश्नर अपचयन द्वारा प्राप्त होता है। घ है हमारा वोल्फ किश्नर अपचयन द्वारा प्राप्त होता है। तो बताइए ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी कौन सा सही हो जाएगा। तो वोल्फ किश्नर अपचयन द्वारा क्या प्राप्त होता है, ए बी सी या डी कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए बात करें वोल्फ किश्नर अपचयन की, तो वोल्फ किश्नर अपचयन से एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, वोल्फ किश्नर अपचयन से एल्केन प्राप्त होता है, जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन के कार्बोनिल समूह को मैथिलीन समूह यानी कि CH2 में अपचयित किया जाता है। तो देखिए वोल्फ किश्नर में क्या होता है, वोल्फ किश्नर अपचयन द्वारा क्या प्राप्त होता है, तो वोल्फ किश्नर अपचयन से एल्केन प्राप्त होता है। आपको पता होना चाहिए कि वोल्फ किश्नर अपचयन से क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है, जिनमें एल्डिहाइड और कीटोन के कार्बोनिल समूह को मैथिलीन समूह में अपचयित किया जाता है। तो किस में अपचयित किया जाता है, ये किया जाता है मैथिलीन समूह में, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने आपकी
फायदे के लिए यहाँ पे लिख रखा है कि वोल्फ कृष्ण अपचयन से एल्केन प्राप्त होता है, जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन के कार्बोनिल समूह को मैथिलीन समूह में अपचयित किया जाता है। क्योंकि देखिए जरूरी नहीं कि क्वेश्चन आपसे अगली बार ऐसे पूछा जाए, आपसे पूछ सकता है कि वोल्फ कृष्ण अपचयन से क्या प्राप्त होता है, तो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला है ड, निम्न में से कौन सी एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देती। तो ऑप्शन नंबर ए CH3 CH2 NH2, CH3 NH2, CH3 NH CH3 या C6H5 NH2। तो आप कमेंट करके बताइए कि निम्न में से कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देती है। तो इसमें से जो कौन सी है वो हमारी कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देती है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने नोट डाउन करके लिख रखा है कि प्राथमिक एमीन और क्लोरोफॉर्म ये कार्बिल एमीन अभिक्रिया देती हैं। जो हमारी प्राथमिक एमीन होती है और क्लोरोफॉर्म होती है, ये क्या देती है, ये देती है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो देखिए यानी कि जो हमारी RNH2 है, RNH2 जिसको हम 1 डिग्री एमीन भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन। तो ये क्या करती है, ये हमारी कार्बिल एमीन अभिक्रिया देती है। लेकिन बात करें 2 डिग्री एमीन की, तो ये क्या करती है, ये हमारी 2 डिग्री एमीन, तो 2 डिग्री एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देती है। और बात करें 3 डिग्री एमीन की, तो 3 डिग्री एमीन जो होती है वो हमारी कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देती है। तो देखिए, तो प्राथमिक एमीन और क्लोरोफॉर्म ये कार्बिल एमीन अभिक्रिया देते हैं दोनों। तो देखिए RNH2, तो देखिए ये भी हमारी 1 डिग्री एमीन है, और देखिए ये भी हमारी 1 डिग्री एमीन है, और देखिए ये भी हमारी 1 डिग्री एमीन है। तो देखिए कौन सी नहीं है, CH3 NH CH3। तो ये कौन सी है, ये हमारी 2 डिग्री एमीन है, ये हमारी कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देती, यानी कि हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहे होंगे। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा च, कि ग्लूकोज में उपस्थित एल्डिहाइड्रिक समूह निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण नहीं देता है। तो देखिए ग्लूकोज में उपस्थित एल्डिहाइड्रिक समूह निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण नहीं देता है। एक तो टॉलन परीक्षण, शिफ्ट परीक्षण, फैलिंग परीक्षण, या इनमें से कोई नहीं। तो आप चाह का A, B, C या D कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखिए ग्लूकोज में उपस्थित एल्डिहाइड्रिक समूह निम्नलिखित में से किसका परीक्षण नहीं देता, तो ये नहीं देता हमारा शिफ्ट परीक्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए अगली बार आपसे पूछ सकता है कि ग्लूकोज में उपस्थित एल्डिहाइड्रिक समूह निम्न में किसका परीक्षण देता है, तो आपको पता होना चाहिए टॉलन परीक्षण, फैलिंग परीक्षण। तो देखिए किसका परीक्षण देगा, टॉलन परीक्षण, फैलिंग परीक्षण का, और किसका नहीं देता है, वो नहीं देता है शिफ्ट परीक्षण का। तो यानी कि आपको ये अपनी कॉपी में नोट डाउन करके लिख देना है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम करने वाले हैं प्रश्न नंबर 2। तो मैं आपको कंसोल में दिखाती हूँ कि अब हम कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, मोलरता तथा मोलरता को उदाहरण द्वारा समझाइए, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछा गया था। इसके बाद हम ख क्वेश्चन को करेंगे कि निम्नलिखित को समझाइए। फर्स्ट था लैंथेनाइड आकुंचन, सेकंड था लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड की ऑक्सीकरण अवस्था। ये भी हमसे 2 मार्क्स का पूछा गया था। और देखिए तीसरा क्वेश्चन हम करने वाले हैं उपसंयोजक यौगिकों में संयोजकता आबंध सिद्धांत, यानी कि VBT सिद्धांत समझाइए। तो ये भी आपसे 2 मार्क्स का पूछा गया था। अगला देखिए घ है हमारा वुटेज तथा फिटिंग अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो यानी कि आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 के क, ख, ग और घ पार्ट को करने वाले हैं, जो जो हमसे 2-2 मार्क्स के पूछे गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अपनी वीडियो को हम देखते हैं, यानी कि हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोलरता तथा मोलरता को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमसे 2 मार्क्स का डायरेक्टली पूछा गया था। तो बात करें मोलरता की, तो मोलरता की परिभाषा क्या होती है, किसी विलयन के 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। इसे M से दर्शाते हैं। फिर से देखते हैं मोलरता, तो किसी विलयन के 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है, इसे M से दर्शाते हैं। और बात करें मात्रक की, तो मोलरता का मात्रक क्या होता है, ये होता है मोल प्रति लीटर। देखिए फ्रेंड्स डायरेक्टली आपसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मोलरता का मात्रक क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए मोलरता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर। और फ्रेंड्स मोलरता और मोलरता से आपकी बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं, जो कि 2 से 3 मार्क्स के होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले परिभाषा अच्छे से याद करना है, इसका मात्रक अच्छे से याद रखना है, और दूसरा आपको इसका सूत्र अच्छे से याद रखना है, क्योंकि जब आपको सूत्र याद होगा तभी आप इसका न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए मोलरता, मोलरता क्या है, किसी विलयन के 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है, इसे M से दर्शाते हैं। और बात करें मात्रक की, मात्रक क्या है, इसका मात्रक है मोल प्रति लीटर। आप देखिए बात करते हैं इसके सूत्र के, तो देखिए मोलरता बराबर क्या होता है, विलय का भार बटे अणुभार इंटू विलयन का आयतन लीटर में। तो देखिए
मोलरता को किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एम से। तो हो जाएगा W अपॉन एम इंटू वी। देखिए विलेन का आयतन लीटर में हो तो यहाँ पर एल आ जाएगा, यहाँ पर 1000 से गुणा नहीं करेंगे। लेकिन अगर विलेन का आयतन मिलीलीटर में हो तो हो जाएगा m इजिकल टू W इंटू 1000 अपॉन एम इंटू वी मिलीलीटर में। अब देखिए बात करते हैं मोलरता की। तो देखिए मोलरता क्या होता है? 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलय के मोलों की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है। क्या होता है? 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलय के मोलों की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है, यानी कि मोलैलिटी। और बात करें मोलरता को तो मोलरता को मोलैरिटी से बोलते हैं। और मोलरता को क्या बोलते हैं? मोलरता को बोलते हैं मोलैलिटी। बात करें मोलरता के मात्रक की तो मोलरता का मात्रक होता है मोल प्रति किलोग्राम। देखिए फ्रेंड्स, डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा इनके मात्रक, तो आपको इनको अच्छे से याद रखना है। कि बात करें मोलरता की तो मोलरता का मात्रक क्या होता है? मोल प्रति लीटर। और बात करें मोलरता की तो मोलरता का होता है मोल प्रति किलोग्राम। अब देखिए बात करते हैं इसके सूत्र की। तो इसका सूत्र होता है मोलरता बराबर विलय का भार ग्राम में बटे विलय का अणुभार इंटू विलायक का भार किलोग्राम में। तो हो जाएगा m डैश इज इक्वल टू W इंटू 1000 अपॉन m इंटू वी ग्राम में, यानी कि यहाँ विलायक का भार किलोग्राम में। तो देखिए मैं उम्मीद करती हूँ आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलिए देखते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन को। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ख, निम्न को समझाइए, जो कि 2 मार्क्स का डायरेक्टली पूछा गया था। तो इसमें हमसे 2 क्वेश्चन पूछा गया। एक तो लैंथेनाइड आकुंचन किसे कहते हैं, दूसरा पूछा गया लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड की ऑक्सीकरण अवस्थाएं बताइए। तो देखिए बात करें लैंथेनाइड आकुंचन की तो हेडिंग डाल लीजिएगा और उसके बाद लिखते हैं लैंथेनाइड तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर उनके परमाणु तथा आयनिक त्रिज्याओं में होने वाली स्थिर कमी लैंथेनाइड आकुंचन कहलाती है। फिर से देखते हैं लैंथेनाइड आकुंचन क्या होता है। लैंथेनाइड तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर उनके परमाणु तथा आयनिक त्रिज्याओं में होने वाली स्थिर कमी लैंथेनाइड आकुंचन कहलाती है। तो लैंथेनाइड आकुंचन आप समझ गए होंगे कि लैंथेनाइड तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर उनके परमाणु तथा आयनिक त्रिज्याओं में होने वाली स्थिर कमी लैंथेनाइड आकुंचन कहलाती है। और बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल है ये। तो देखिए सीरियम से Lu यानी कि ल्यूटीशियम, सीरियम से ल्यूटीशियम तक जाने पर परमाणविक त्रिज्या 183 पिकोमीटर से 173 पिकोमीटर तक घट जाती है तथा यह कमी केवल 10 पिकोमीटर है। इसी प्रकार सीरियम 3+ से ल्यूटीशियम 3+ आयन तक जाने पर आयनिक त्रिज्या 103 पिकोमीटर से घटकर 85 पिकोमीटर रह जाती है। यह कमी केवल 18 पिकोमीटर है। अब देखिए बात करते हैं लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड की ऑक्सीकरण अवस्थाओं की। तो देखिए लैंथेनाइड सीमित ऑक्सीकरण अवस्थाएं +2, +3, +4 प्रदर्शित करते हैं, जिनमें +3 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे सामान्य है। इसका कारण 4f, 5d तथा 6s उपकोषों के बीच अधिक ऊर्जा अंतर होता है। फिर से देखते हैं लैंथेनाइड जो होते हैं वो सीमित ऑक्सीकरण अवस्था यानी कि 2, 3, 4 लैंथेनाइड जो होते हैं वो सीमित ऑक्सीकरण अवस्था यानी कि +2, +3, +4 प्रदर्शित करते हैं, जिनमें +3 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे सामान्य है। इसका कारण 4f, 5d तथा 6s उपकोषों के बीच अधिक ऊर्जा अंतर होता है। और बात करें एक्टिनाइड की तो एक्टिनाइड अधिक संख्या में ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? एक्टिनाइड जो होते हैं वो अधिक संख्या में ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि 5f, 6d तथा 7s उपकोषों में ऊर्जा अंतर कम होता है। क्या होता है इसमें? 5f, 6d तथा 7s उपकोषों में ऊर्जा अंतर कम होता है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को, जो कि है अगला क्वेश्चन हमारा ग, उपसंयोजन यौगिकों में संयोजकता आबंध सिद्धांत समझाइए। यानी कि देखिए आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है वीबीटी सिद्धांत को समझाइए, यानी कि संयोजकता आबंध सिद्धांत को समझाइए। तो ये क्वेश्चन आपसे 2 मार्क्स में पूछा गया है। तो देखिए जब 2 मार्क्स में पूछा गया तो आप जरूर नहीं कि इसके 5 से 6 पॉइंट लिखिए, आप इसके 2 से 3 पॉइंट भी लिखेंगे, तभी आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए उपसंयोजन यौगिकों में संयोजकता आबंध सिद्धांत यानी कि वीबीटी सिद्धांत हमें बताना है। तो देखिए इस सिद्धांत को लाइनस पॉलिंग नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था? जो हमारे संयोजकता आबंध सिद्धांत है यानी कि वीबीटी सिद्धांत को लाइनस पॉलिंग नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार उपसंयोजक यौगिक के त्रिविम ज्यामिति और अनुचुन के गुण को समझा जा सकता है। फिर से देखते हैं इस सिद्धांत को किसने दिया था। इस सिद्धांत को लाइनस पॉलिंग नामक वैज्ञानिक ने दिया था, और इस सिद्धांत के अनुसार उपसंयोजक यौगिक की त्रिविम ज्यामिति और अनुचुन के गुण को समझा जा सकता है, और इसे वीबीटी का सिद्धांत भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम वीबीटी का सिद्धांत भी बोलते हैं। अब देखिए आगे इस सिद्धांत के अनुसार
आगे लिखते हैं फर्स्ट पॉइंट, किसी उपसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु में उपसंयोजक संख्या के बराबर खाली कक्षक होते हैं। फिर से देखिए, किसी उपसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु में उपसंयोजक संख्या के बराबर क्या होता है, खाली कक्षक होते हैं। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा, K फॉर FeCN6, इसमें देखिए यहाँ पर जो 6 है, यहाँ पर जो 6 है वो क्या है, वो है उपसंयोजक संख्या, ठीक है। और यहाँ पर जो Fe है वो क्या है, केंद्र धातु परमाणु यानी कि खाली कक्षक। तो देखिए यही इस पॉइंट में बोला गया है कि उपसंयोजक संख्या किसके बराबर होगी, वो होगी केंद्रीय धातु परमाणु में उपसंयोजक संख्या के बराबर। या तो देखिए फर्स्ट पॉइंट में ये लिखा था कि किसी उपसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु में उपसंयोजक संख्या के बराबर खाली कक्षक होते हैं, यानी कि इसके बराबर क्या होंगे, केंद्रीय धातु परमाणु के खाली कक्षक। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको फर्स्ट पॉइंट अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा, केंद्रीय धातु परमाणु के खाली कक्षक संकृत होकर समान संख्या में समान ऊर्जा के नए संकृत कक्षक का निर्माण करते हैं। तो देखिए जो केंद्रीय धातु परमाणु के खाली कक्षक है वो संकृत होकर समान संख्या में समान ऊर्जा के नए संकृत कक्षक का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु के खाली कक्षक जो होते हैं वो संकृत होकर समान संख्या में, समान ही तो संख्या और समान ही ऊर्जा के नए संकृत कक्षक का निर्माण करते हैं। तो एक जगह लिखेंगे हम उपसंयोजक संख्या, एक जगह संकरण और एक जगह लिखेंगे त्रिविम ज्यामिति। तो देखिए अगर उपसंयोजक संख्या 2 है तो संकरण क्या होगा, sp होगा, और त्रिविम ज्यामिति क्या होगी, रेखीय होगी। और अगर उपसंयोजक संख्या 4 है तो संकरण sp3 होगा और त्रिविम ज्यामिति क्या होगी, चतुष्फल क्या होगी। अब देखिए थर्ड नंबर पॉइंट हमारा, यदि किसी संकुल यौगिक के पास एक या अधिक युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो वह अनुचुंबकीय गुण दर्शाता है। फिर से देखते हैं, यदि किसी संकुल यौगिक के पास एक या अधिक युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो वह अनुचुंबकीय गुण दर्शाता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा संयोजकता आबद्ध सिद्धांत, जिसे हम VBT सिद्धांत भी बोलते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, वोल्टेज तथा फिटिंग अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली 2 मार्क्स का पूछा गया था। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर वोल्टेज और फिटिंग अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाना है। तो देखिए एक तरफ लिखेंगे वोल्टेज अभिक्रिया। तो वोल्टेज अभिक्रिया क्या होती है, वोल्टेज अभिक्रिया होती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड। एल्किल क्या होता है, एल्किल यानी कि R। एल्किल क्या होता है, एल्किल होते हैं R, इसकी जगह क्या हो सकता है, CH3, C2H5 कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। और बात करें हैलाइड की, तो हैलाइड क्या होते हैं, हैलाइड होते हैं हैलाइड FCl Bri, इसकी जगह हम कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एल्किल हैलाइड के 2 अणु लेंगे, उसकी सोडियम धातु के साथ क्रिया कराएंगे, किसकी उपस्थिति में, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे। तो देखिए वोल्टेज अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें एल्किल हैलाइड, तो हम यहाँ पर एल्किल लेंगे CH3 और हैलाइड ले लेंगे हम यहाँ पर Cl। तो देखिए हमें यहाँ पर बोला गया है एल्किल हैलाइड के 2 अणु, तो CH3Cl, CH प्लस CH3Cl, तो ये क्या है, ये हमारा मैथिल क्लोराइड, मैथिल क्लोराइड, ये हमारा मैथिल क्लोराइड है। किसके साथ क्रिया करानी है, ये क्रिया करानी है हमें सोडियम धातु के साथ, तो हम यहाँ पे लेंगे 2Na। किसकी उपस्थिति में कराएंगे, तो ये कराएंगे हम शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो हमारा यहाँ पर क्या बनकर आ जाएगा, हमारा यहाँ पर बनकर आ जाएगा CH3, यहाँ पर बनकर आ जाएगा हमारा एथेन CH3, CH3। तो ये क्या है, ये है एथेन, या आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं C2H6। तो क्या बनकर आ गया, ये बनकर आ गया एथेन। देखिए और हमारा क्या बनकर आएगा, यहाँ पर क्लोरीन 2 है और 2 ही सोडियम है, तो आ जाएगा सोडियम क्लोराइड 2NaCl। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वोल्टेज अभिक्रिया अच्छे समझ में आ गई होगी। तो देखिए वोल्टेज अभिक्रिया में क्या था, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के दोनों सोडियम धातु से क्रिया करके हैं एल्केन प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर मैथिल क्लोराइड की सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराई है, तो हमारा एथेन बनकर तैयार हो गया है और सोडियम क्लोराइड बनकर तैयार हो गया। अब देखिए अगली हमारी फिटिंग अभिक्रिया। तो देखिए फिटिंग अभिक्रिया और वोल्टेज अभिक्रिया में क्या अंतर है। तो देखिए फिटिंग अभिक्रिया में क्या, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एरिल हैलाइड के दोनों सोडियम धातु से क्रिया करते हैं तो डाइफेनिल प्राप्त होता है। अब देखिए ऊपर क्या था, ऊपर था एल्किल, तो एल्किल में R की जगह हम CH3, C2H5 कुछ भी रख सकते थे। लेकिन बात करें एरिल की, तो एरिल क्या होता है, एरिल होती है एक वलय, यानी कि बेंजीन रिंग। तो ये बेंजीन रिंग क्या होती है, बेंजीन रिंग होती है हमारी वलय, यानी कि ये क्या है, ये है एरिल। और हैलाइड आपको पता है, हैलाइड क्या होते हैं FCl Bri। तो यहाँ पर बोला गया है जब एरिल हैलाइड के दोनों, यानी कि हम यहाँ पर एरिल हैलाइड के दोनों ले लेंगे। देखिए ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया था, वरना रिएक्शन ये है।
देखिए हम यहाँ पर लेंगे एरियल हैलाइड के दोनों, हम यहाँ पर क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं। बेंजीन एक पर Cl, बेंजीन एक पर Cl, इसको बोलते हैं हम क्लोरोबेंजीन। ये देखिए थोड़ी ठीक से नहीं बनी है, ये क्या है, ये है हमारी क्लोरोबेंजीन। इसको देखिए नाम जरूर मेंशन करना आपको, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की किसके साथ क्रिया करानी है, सोडियम धातु के साथ। किसकी उपस्थिति में करानी है, ये करानी है हमें शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो हमारा यहाँ पर क्या बनकर आ जाएगा, हमारा बनकर आ जाएगा डाइफेनिल। यानी कि देखिए ये बनकर आ जाएगी, तो बेंजीन रिंग ये, यानी कि ये जो दो बेंजीन रिंग है, ये दो बेंजीन रिंग जुड़कर क्या कहलाएंगी, ये कहलाएंगी डाइफेनिल। क्या कहलाएंगी, डाइफेनिल। और हमारा क्या बचेगा, ये Cl, ये Cl बचेगा और ये 2Na, तो यानी कि 2NaCl बचेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, फिटिक अभिक्रिया क्या थी, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एरियल हैलाइड के दोनों सोडियम धातु से क्रिया करते हैं तो डाइफेनिल प्राप्त होता है। तो क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई है, तो डाइफेनिल बनकर तैयार हुआ है और हमारा सोडियम क्लोराइड बनकर तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने कौन कौन से क्वेश्चन किए हैं अभी दिखाते हैं। तो देखिए आज की वीडियो में हमने ये क्वेश्चन किए हैं, क, ख, ग, घ, ड। आगे देखिए हमने 6 क्वेश्चन किया है, फिर हमने क्वेश्चन नंबर 2 का क, ख, ग, घ पार्ट किया है। कल की वीडियो में हम क्वेश्चन 3 से स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको आज की वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको केमिस्ट्री का या फिजिक्स का, मैथ का, इंग्लिश का, हिंदी का, किसी का भी आपको अनसोल्व पेपर सॉल्व कराना है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, आप कहाँ से हैं और आप कहाँ से हमारी वीडियो देख पा रहे हैं, तो आप अपना नाम और आप कहाँ से कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे क्या होगा, इससे हमें पता चलेगा हमारी वीडियो कहाँ तक पहुंच पा रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।